ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट वीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ था, अब सीज फायर हो गया, तो उसी को लेकर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए, इस तरह का कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो उस पर बार बार आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो एक सामान्य जानकारी, हर पहलू को आपको याद रखना है, समझ लेना है। उसके बाद बार बार इस तरह के आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद। अगर टाइम आपके पास है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। किससे? पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। और 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर ये देश बना था। ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे लगती है? चाइना से भी लगती है। तो आतंक के खिलाफ मोदी का नया सिद्धांत, अभी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था, तो इस ऑपरेशन के बारे में भी याद रखा गया। पहलगांव में आतंकियों के हाथों हुआ नरसंहार केवल निर्दोष लोगों के जीवन पर हमला नहीं था, पर्यटकों को मारा गया था ना। और ये आप देखेंगे कि यह भारत की अंतरात्मा पर भी किया गया आक्रमण था। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई की नियम पुस्तिका के पुनर्लेखन का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार की आतंक को बर्दाश्त न करने और कोई समझौता न करने की नई नीति है। यह आतंकवाद के खिलाफ मोदी सिद्धांत की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आतंकवाद से निपटने के लिए अपने इस सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। हाल की घटनाओं के आधार पर निर्मित यह सिद्धांत आतंकवाद और बाहरी खतरों पर भारत की प्रतिक्रिया के लिए निर्णायक तौर तरीके निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि सिंधु जल संधि निलंबित करने से लेकर आतंकी शिविरों पर सैन्य प्रहार करने तक हर कदम सावधानी पूर्वक, योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से उठाया जाएगा। जो आप देखिए, सिंधु जल संधि थी ना, ये 1960 में हुई थी। इस संदर्भ में सरकार ने उत्तेजना में कार्रवाई करने के बजाय रणनीतिक रूप से ठोस कार्रवाई के रास्ते को चुना और इससे पाकिस्तान और आप देखते हैं कि आतंकी समूह भारत की प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगा सके। इसके कारण ही ऑपरेशन सिंदूर को आश्चर्यजनक सटीकतापूर्ण प्रभाव के साथ अंजाम देना सुनिश्चित हो सका और भारत की रणनीति भी बड़ी सफल रही। हम लोगों ने आतंकी ठिकानों को निशान बनाया, हम लोगों ने उनकी सेना को नहीं बनाया, वहां के लोगों को नहीं बनाया। तो दुनिया के बहुत सारे देश तटस्थ भी रहे, उन्होंने उसका पक्ष भी नहीं लिया। हमदर्दी भी पाकिस्तान के प्रति नहीं दिखी, क्योंकि आप देखिए, कोई अगर हमदर्दी रखता तो क्या कहा जाता कि हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, उसके प्रति विरोध में जा रहे हैं, उसके लिए हमदर्दी रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत की औपचारिक नीति को व्यक्त करता है। नई सामान्य स्थिति का परिचायक है ऑपरेशन सिंदूर। यह भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के अनुसार इस ऑपरेशन ने आतंकवाद रोधी उपायों का नया मानक स्थापित किया है, जो नई सामान्य स्थिति को प्रकट करता है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं, बल्कि यह देश के लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। इसके माध्यम से दुनिया को भारत की ओर से यह संदेश दिया गया कि बर्बरता का सामना संतुलित और सटीक बल प्रयोग से किया जाएगा। आतंकवाद के साथ पड़ोसी देश की साठगांठ अब कूटनीतिक आवरण या फिर परमाणु हथियारों की धमकियों से जुड़ी बयानबाजी के पीछे नहीं छिप सकेगी। मोदी सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। पहले प्रमुख सिद्धांत में आतंकवादी घटनाओं का भारत की शर्तों पर निर्णायक उत्तर निहित है। भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का भारत की शर्तों पर ही करारा जवाब दिया जाएगा। देश आतंकवाद की जड़ों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी साजिश रचने वाले प्रायोजक अपनी करनी का फल अवश्य भुगतेंगे। और इस सिद्धांत का दूसरा स्तंभ है परमाणु हथियारों की धमकी देकर डराए जाने के प्रयास के प्रति शून्य सहनशीलता। इसका अर्थ है भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां या दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। और इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि परमाणु हथियारों को ढाल बनाकर आतंकवाद का बचाव करने के किसी भी प्रयास का सटीक और निर्णायक कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। इस सिद्धांत का तीसरा स्तंभ स्पष्ट करना है कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी घटना के संबंध में भारत ने केवल आतंकवादियों बल्कि उनके समर्थकों दोनों को उत्तरदायी ठहराया है। आतंकवाद के खिलाफ आप देखेंगे मोदी
मोदी इस सिद्धांत में यह भी स्पष्ट किया गया कि आतंकवादियों को शरण देने, उन्हें धन देने या उनके लिए धन की व्यवस्था करने या फिर आतंकवाद का समर्थन करने वालों को उनके समान ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने और उसको बढ़ावा देने वाले राष्ट्र अंततः अपना विनाश स्वयं कर लेंगे और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वे अपने आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ नया सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है और भारत आतंकवाद के विरुद्ध ठोस एवं दृढ़ रूप की नजीर पेश करता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता न हो। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि आतंकवाद को लेकर अब रुख पहले जैसा नहीं होगा। यह पहली बार नहीं है कि आप देखेंगे कि जब भारत ने स्पष्ट रूप से साहस के साथ कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2016 में नई की गई सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट अप ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का स्पष्ट सिद्धांत बनाया और इसमें प्रत्येक कदम ने नया मानदंड निर्मित किया और उकसाए जाने पर सटीकता के साथ कार्रवाई करने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया। इस बार भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। अटारी वाघा सीमा बंद कर दी गई, द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया गया, वीजा रद्द कर दिए गए, सिंधु जल संधि को रोक दिया गया। प्रधानमंत्री के शब्दों में यानी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। और आप देखिए आतंक का समर्थन करना आर्थिक और कूटनीतिक रूप से महंगा पड़ेगा, यह वास्तविकता है और इसमें वृद्धि हो रही है और इस इतिहास याद रखिएगा कि पहलगांव के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया संयमित और नियमानुकूल रही है। आतंकवाद के विरुद्ध हमारी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत ने मजबूती से खड़े होकर एक सुर में बात की और आप देखते हैं कि एकता की शक्ति से आक्रमण किया। ऑपरेशन सिंदूर अंत नहीं है, यह स्पष्टता, साहस और आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे संकल्प के एक नए युग का आरंभ है। लेखक भारत सरकार में रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। भारत ने देखिए जो अटैक किया था ना, जो आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चला है, इसका आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने हमदर्दी लेने की कोशिश तो की। उसने कहा हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, हमारे आम लोगों को मारा गया, लेकिन ऐसा था ही नहीं। भारत ने बड़ा कायदा आप देखते हैं, वीडियो फोटोज सब कुछ दिखाई इस बार कि लीजिए भैया। मजाक बना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और कई लोग तो कह रहे हैं कि इसे आतंकी फंडिंग संस्थान घोषित कर देना चाहिए जिस तरह का इसने कार्य किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है IMF की और जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। आप देखेंगे कि इसकी स्थापना और वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 191 मेंबर हैं। इसका काम पर्पज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना इसका काम है। लेकिन एक काम के अपने जो इसका पर्पज है उसके खिलाफ ही काम कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य टकराव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को $1.4 अरब का नया लोन भारत के कड़े विरोध के बावजूद दे दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं देना चाहिए था, आपको देना था तो युद्ध खत्म हो जाता उसके बाद दे देते, क्योंकि भारत के खिलाफ भी तो ये पैसे का उपयोग कर सकता था ना पाकिस्तान। इसके साथ ही उसने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मिल रहे करीब 60,000 करोड़ रुपए की मदद पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी और इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के करीब 8,542 करोड़ रुपए मिलेंगे। IMF बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही राशि पर चिंता जताते हुए कहा कि इस फंड का दुरुपयोग वह आतंकवादी उद्देश्यों के लिए कर सकता है। भारत से सैन्य टकराव के बीच IMF का यह निर्णय फंडिंग एजेंसियों और दानदाताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है, वैश्विक मूल्यों को मजाक उड़ाता है। यह IMF की उस निर्णय के भी ठीक विपरीत है जिसमें 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद IMF ने उसके साथ अपने वार्षिक परामर्श को रोक दिया था। खेद की बात है कि इस बार वह इतना भी नहीं कर सका और बाकी के देश आप देखेंगे उन्होंने भी ज्यादा विरोध नहीं किया, अमेरिका या फिर पश्चिम के देश, कि भैया अभी नहीं देना चाहिए आपको। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। विश्व बैंक यानी कि आप देखिए वर्ल्ड बैंक वित्तीय संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका कहाँ, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IMF और विश्व व्यापार संगठन WTO की बात हो रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए कई बार आवाज उठाई गई, क्योंकि बदलते परिवेश में ये अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। विश्व बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ का अपने उद्देश्यों के प्रति वास्तविक समर्पण लंबे समय से संदिग्ध ही रहा है। रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास युद्धों के साथ साथ बढ़ती वैश्विक समस्याओं के कारण संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन भी अपने उद्देश्यों में नाकाम रहा, और दुनिया भर में यह भावना बढ़ रही है कि एक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र लगातार अप्रभावी होता जा रहा है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में वेटन वुड्स सम्मेलन में नए इरादों के साथ की गई थी। आज इसके सदस्य देशों की संख्या 191 है। पिछले कुछ वर्षों में आईएमएफ अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पाया। आईएमएफ 2008 के वित्तीय संकट की निगरानी और उसका आकलन करने में भी पूरी तरह विफल रहा, जबकि लेहमैन ब्रदर्स के पतन के से कुछ दिन पहले ही ऐसी आशंका बढ़ चुकी थी कि आईएमएफ ने शायद ही कभी किसी भी संकट से निपटने की वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्षमता के बारे में आशावादी रुख दिखाए। पाकिस्तान 35 वर्षों में 28 बार आईएमएफ से मदद ले चुका है। अगर पहले दिए गए कर्ज का पाकिस्तान ने सही उपयोग किया होता तो उससे बार बार मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अब फिर नया लोन दिया जाना आईएमएफ की मंशा के साथ साथ उसकी निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है। एक तरह से भीख की तरह वो कभी चाइना की तरफ चला जाता है, कभी आईएमएफ की तरफ चला जाता है, और आईएमएफ दे भी दे रहा है, उसकी निगरानी भी नहीं हो पा रही है अच्छे से कि वो आखिर खर्च कहाँ कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है या उपयोग कर रहा है। निश्चित ही नए कर्ज के दुरुपयोग का खतरा अधिक है। आईएमएफ के बड़े कर्जदार देशों में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, और जिससे उसने 8.3 अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। संयुक्त राष्ट्र की 2021 की रिपोर्ट स्पष्ट संकेत करती है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार के बावजूद वहां के कामकाज में सेना का पूरा हस्तक्षेप रहता है। सेना वहां की अन्य अनेक नीतियों के साथ आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित करती है। यदि पाकिस्तान ने आईएमएफ की मदद का विकास कार्यों में उपयोग किया होता तो पाकिस्तान मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 168वें स्थान पर नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान हर बच्चा अपने सिर पर, याद देखिए, अपने सिर पर करीब 85,000 रुपये का कर्ज लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में वेतन और सब्सिडी जैसे खर्च से लेकर तेल और गैस का आयात बिल तक सब कुछ कर्ज पर चल रहा है। पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण उसकी जीडीपी का 69.4% हो गया है। आईएमएफ का उद्देश्य विश्व की सभी मुद्राओं को स्थिर रखने और मुफ्त व्यापार की सुविधा देने परंतु दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से आईएमएफ इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके पास गलत परियोजनाओं के लिए जवाबदेही का भी अभाव है। कर्ज में डूबे देशों द्वारा डिफॉल्ट को रोकने के लिए नए ऋण देने की आईएमएफ की नियमित प्रथा एक नैतिक जोखिम पैदा करती है। इसलिए भी आईएमएफ की प्रणाली पर कड़ी निगाह रखने के साथ उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और इन संगठनों में सुधार की बात मांग उठ रही है। अब विश्व बैंक और आईएमएफ को आंतरिक न्याय, जवाबदेही और निगरानी कार्यों का पुनर्गठन भी करना चाहिए। बोर्ड की बैठकों और वोटिंग में अधिक पारदर्शिता लाना भी जरूरी है। वैश्वीकरण, संघर्ष समाधान के नए तरीकों से जूझ रहे विश्व में इन संगठनों की भूमिका पर लगातार प्रश्न उठ रहा है। ज्यादातर संगठन अपने उद्देश्य में असफल साबित हो रहे हैं। यदि उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है तो उनमें व्यापार सुधार तो जरूर किया जाना चाहिए। आईएमएफ को फंड देने के तरीकों में सुधार शुरू करने का यही सही समय है। इसके साथ ही बेलआउट कार्यक्रमों को प्रभावशीलता की भी समीक्षा करनी होगी। और 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुई G20 बैठक के दौरान आईएमएफ सहित अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार पर बात हुई है। दुनिया को सोचना होगा कि संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निवेश की गई वित्तीय और बौद्धिक पूंजी का विश्व भर के लोकतंत्र में कैसे बेहतर उपयोग हो। आज दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को इनके पारदर्शी कार्यों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। लेखक सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है राहुल शर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को देख लीजिए, जो 5 स्थायी मेंबर हैं वही फैसला करते हैं सब। अगर आप सोचिए कोई प्रस्ताव पास करवाना है, उनमें से 5 में से एक भी देश अगर उसके विरोध में है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। बहुमत का भी सवाल नहीं है वहां, आप समझ रहे हैं। बदलाव तो समय की मांग भी रहता है। ऊर्जा, मोक्ष का मार्ग, योग और मोक्ष प्राप्ति के लिए सब कुछ परित्याग करना आवश्यक है नहीं। मनुष्य अनासक्त भाव से सत्कर्म करते हुए भी इनकी प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है पारदर्शी विचारधारा एवं मन, वचन और कर्म से कर्तव्य बोध की अनुभूति। और आप देखिए, हमारे ग्रंथों एवं मनीषियों ने जीवन जीने की कला को समझने के लिए 2 दृष्टि सुझाई, अभिनव एवं व्यवहारिक। अभिनव से आशा है नित्य नित्य
नवीन इसे ऐसे समझ सकते हैं कि समाज के साथ उठना बोलना चलना और सामाजिक जीवन जीते हुए भी व्यक्ति के लिए नवीनता और आधुनिकता दोनों सापेक्षित हों, किंतु उनमें धर्म शास्त्र अनुकूल सांस्कृतिक मूल्यों का विनियोग विवेकपूर्ण आवश्यक है और इससे आधुनिकता में प्राचीनता की मधुरता अलौकिक होती है। मर्यादित जीवन शैली और अनासक्त भाव से समस्त कर्मों का क्रियान्वयन करते हुए मानव योग और मोक्ष दोनों को सहज ही वर्ण कर सकता है और संप्रति मानव जीवन का पथ शुभ सुम नाच्छदित न होकर कंट का कीर्ण है और हम इन मार्गों पर किस प्रकार चलें ताकि हमारा जीवन रथ सुरक्षित रूप से गतिमान रहे। इस मार्ग पर हमें सुख दुख के झंझावत विचलित ना कर पाए। श्री राम श्री कृष्ण के जीवन में जब भी प्रतिकूलताएं आईं तो भी उनसे विचलित नहीं हुए तथा अनुकूलता आने पर विफुल्लित नहीं हुए। श्री राम ने वनवास को वरदान और राज्य को कर्तव्य धर्म माना। वहीं श्री कृष्ण महाभाग ने धर्म के मध्य जीवन को सामान्य और मधुर बनाए रखा। प्रतिकूल भावी जीवन को मंगलमय बनाने के लिए एक सुयोग्य अवसर तथा अनुकूलता वर्तमान जीवन को तपोमय बनाने के लिए एक अनुपम सहयोग है। और योग और मोक्ष की सुलभता के लिए प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। प्रसन्नता पूर्वक संपादित नित्य नैमित्तिक कर्मों से बहुत मनुष्य लोक में समृद्धि शांति प्राप्त करते हुए अंतरिक्ष में मोक्ष का पात्र बनता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, देखा करिएगा आप लोग। अमेरिका को जब आप देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन और फिर आदमपुर एयरवेज पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेनाओं के शौर्य को रेखांकित करते हुए ऐसी कई बातें कही जिन पर पाकिस्तान के साथ विश्व समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका को ध्यान देना होगा। अमेरिका ने आप देखते हैं कि सीज फायर की सबसे पहले घोषणा की। इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति क्या करें, हमने कहा कि आप शांति कर लीजिए वरना हम आपसे व्यापार रोक देंगे। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे दबाव में समझौता कर लिया, भारत ने दबाव में समझौता, हम व्यापार रोक देते तो डर के कर लिया। तो इसीलिए आप देखते हैं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भैया अमेरिका कौन होते हैं, कौन से ताऊ हैं अमेरिका कि उनके कहने से हम रोक देंगे। और इंदिरा गांधी की खूब चर्चा हो रही क्योंकि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में नहीं आई थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। प्रधानमंत्री के भाषण का सार यही कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ केवल एक नई और कठोर नीति ही नहीं अपना ली बल्कि आतंकियों उनके साथ देने वालों में भेद करना भी छोड़ दिया है। और इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया कि परमाणु हथियारों की धमकी सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहने का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री के संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि पाकिस्तान से केवल आतंक और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर बात होगी। यह बयान साफ है तौर पर पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका को भी ध्यान में रखकर दिया गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव थमने का श्रेय लेने के साथ ही कश्मीर मसले पर भी बीच बचाव की पहल की। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने यह दावा किया कि दोनों देश अमेरिका के साथ व्यापार करने के कारण सैन्य संघर्ष रोकने पर सहमत हुए। और ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करना केवल इसलिए जरूरी नहीं था कि वह जम्मू कश्मीर पर भारत की नीति से मेल नहीं खाता बल्कि इसलिए भी कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से आतंक को व्यापार से जोड़ रहे हैं। यह किसी को भी स्वीकार नहीं हो सकता है, भारत को तो कदापि नहीं। तो ऐसे आतंकवाद से जूझ रहा है जिसका पोषण पाकिस्तान की सरकार और सेना करती है। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। निसंदेह ट्रंप बड़बोले राष्ट्रपति और किसी भी मसले पर कुछ भी अनाप शनाप कह देते हैं और फिर उसके पलट भी जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जवाब ना दिया जाए। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी 2 टूक कहा कि ऑपरेशन सिंधु शुरू होने से लेकर उसे रोके जाने तक अमेरिकी नेताओं से व्यापार के विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। जम्मू कश्मीर पर हमारी नीति यथावत है। और एक तरह से आप देखिए यह ठीक ही हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कह दी जिसे बेतुकी ही कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम इसमें यह तो समझ आ गया है कि अमेरिका से संबंध बढ़ाते समय सावधान भी रहना चाहिए। उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए और भी नहीं क्योंकि ट्रंप अपने किसी भी फैसले पर स्थिर नहीं रखते हैं और प्रयाग अपने कहे के उलट काम भी करते हैं। और आप खुद सोच के देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान हमारे लिए बराबर है, हमारे दोनों से अच्छे संबंध हैं। यानी कि पाकिस्तान की तुलना हमसे कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान के बराबर रख रहे हैं। वो आतंकवाद पैदा कर रहा है, आतंकियों को हमारे खिलाफ उपयोग कर रहा है। तो ये बड़ी विडंबना कही है। पर्वतीय क्षेत्रों में नई टाउनशिप, उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में नई टाउनशिप विकसित करने की योजना राज्य सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। यह समय की जरूरत भी है। शहरी क्षेत्रों में आबादी का बढ़ता दबाव किसी से छिपा नहीं है। वह कह सकते हैं कि अधिक दबाव झेलने की स्थिति इनकी नहीं रह गई। विस्तार की संभावनाएं भी नहीं दिख रही हैं। ऐसे में तमाम चुनौतियां पेश आ रही हैं। शहरों पर न केवल क्षमता से अधिक बोझ बढ़ रहा है अपितु
ये बुनियादी सुविधाओं भी काफ़ी नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांवों से पलायन बढ़ रहा है। ऐसे में यदि सरकार पर्वतीय जिलों में नई टाउनशिप विकसित करने की सोच रही है तो ये अच्छी बात है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पौड़ी जिले के बिलकेदार को चुना गया। इसके लिए 143 एकड़ भूमि भी चयनित कर ली गई। अन्य जिलों में भी इसकी संभावना तलाशी जा रही है। विषम भूगोल वाला यह प्रादेशिक प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अति संवेदनशील है। पुराने शहरों पर तेजी से बढ़ता बोझ इस चिंता को और बढ़ा रहा है। इसलिए नई टाउनशिप एक अच्छा विचार है। इसके फायदे भी दिख रहे हैं। गांव में सुविधाओं का विस्तार होता है तो पलायन पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। आपदा में जान माल के नुकसान को भी एक सीमा तक कम करने में मदद मिलेगी। यह नहीं कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस प्रोजेक्ट पर ठीक से काम हुआ तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वरदान सरीखा साबित होगा। ये आप देखिए उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। चीता संरक्षण गलियारा से उम्मीद। ये आप देखिए हाल ही में राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। यह गलियारा मध्य प्रदेश के पालपुर कूनू राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभ्यारण्य और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ते हुए 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। यह पहल न केवल चीतों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराएगी बल्कि चारागाह परिस्थिति तंत्र के संरक्षण और पुनरुद्धार में भी सहायक होगी। ये आप देख रहे हैं, ये है आप देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। और भारत में एशियाई चीतों का अंत 1952 में हो गया था, लेकिन 7 दशक बाद 2022 में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। इसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए थे। यह परियोजना देश में जैव विविधता बहाली की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता अब केवल 6 अफ्रीका, दक्षिण नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बिक और जाम्बिया में सीमित रह गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया में केवल 6,500 चीते बचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ ने चीता को लाल सूची में संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। चीतों की घटती संख्या के पीछे कई कारण उत्तरदायी रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखा जैसे कारक उनके आवास और शिकार के लिए आवश्यक संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। घास के मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, अर्ध रेगिस्तानी इलाके उनके प्राकृतिक निवास स्थल हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण विकृत होते जा रहे हैं। मानव विस्तार और असंवहनीय कृषि पद्धतियों ने उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया है। छोटे हिरणों, मैगों की संख्या में आई गिरावट से उनके भोजन की आप देखते हैं उपलब्धता कम हो गई है। मानव चीता संघर्ष के कारण भी उनकी तादाद कम हो रही है। मवेशियों का शिकार करने या फिर फसलों के नुकसान के बाद उन्हें किसानों के प्रतिशोध का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी से भी उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सबकों को पालतू जानवर के रूप में बेचने और चीते की खाल का बढ़ता व्यापार भी उनके जीवन के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। चीतों को बचाना परिस्थिति संतुलन और खाद्य श्रृंखला के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। और आप देखते हैं कि बहरहाल चीता संरक्षण के लिए गलियारा बनाने से इस विलुप्त प्राय जीव के प्राकृतिक आवासों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इस गलियारे के माध्यम से न केवल उनकी आवाजाही सुनिश्चित होगी बल्कि प्रजनन और शिकार की स्वाभाविक प्रक्रियाएं भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष में भी कमी आने की उम्मीद है और इससे स्थानीय समुदायों की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस सामरिक मोर्चे पर अहम हुई तकनीक। और आप देखिए कि आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो चुका है। और आप देखिए इजराइल के पास अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो कब का ख़त्म हो चुका होता। आप देखिए वो तो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और कहते हैं कि 1000 से 1500 2000 ड्रोन मिसाइलें छोड़ी गई थी, उसके बाद भी वो सुरक्षित बचा रहा। तो पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सख्त कार्रवाई की। इन सभी जगहों पर मौजूद आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया गया। इससे हमले की विशेष बात यह थी कि इसमें अत्याधुनिक हथियारों, मुख्यतः मिसाइल, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को अगला झटका तब लगा जब भारतीय सीमा में उसके द्वारा छोड़ी गई मिसाइलों करीब 400 की संख्या में भेजे गए ड्रोन को भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली के बल पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यहाँ तक कि उसने
एक नाम जो मिसाइल छोड़ी उससे उन्हें भी भारतीय सेना ने जब हवा में ही मार गिराया। साथ ही भारत ने अपनी सीमा के अंदर रहते हुए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से जो मिसाइलें छोड़ी उन्होंने पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन एयरबेसों को तबाह कर दिया। और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में यह पहला मौका था जब आप देखिए यह साबित हुआ कि शत्रु को परास्त करने के लिए लड़ाकू विमानों और सैनिकों को दुश्मनों की सीमा में भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि परखी गई अत्याधुनिक तकनीकों के बल पर ही दुष्ट पड़ोसी देश के तमाम ठिकानों को पूरी सटीकता के साथ न सिर्फ तबाह किया जा सकता है, बल्कि उसकी मिसाइलों और ड्रोनों पर भी पूरी तरह रोका जा सकता है। अब आप देखिए हमले में तकनीक की भूमिका। अब युद्ध के मैदान में हार जीत का कोई फैसला आमने सामने मौजूदा सैनिक और संख्या बल से नहीं, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता से होता है। क्योंकि आप देखें कि इजराइल की संख्या तो ही 90 से 95 करोड़ है। कितनी है? करोड़ नहीं है भैया, लाख में है, समझ रहे? पूरी 1 करोड़ नहीं है। और दुनिया में देखिए कितने इस्लामिक देश हैं, और आप देखते कोई उसमें घुसना, उसके साथ युद्ध करने की कोशिश नहीं करता है। हमास का क्या उसने हश्र किया देखा होगा आपने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने लड़ाकू विमानों, तोपों, ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों, कामीकाजी नामक आत्मघाती ड्रोनों का इस तरह इस्तेमाल किया कि इस प्रकार से घर बैठे ही दुश्मन को के ठिकानों, शत्रु के हौसले के साथ एक साथ परास्त हो। दावा है कि इस ऑपरेशन में भारत ने लंबी दूरी की मारक क्षमता को वाले आधुनिक हथियारों, मिसाइल के अलावा राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 आदि लड़ाकू विमानों से भी स्कैल्प मिसाइलों को छोड़ा और स्पाइस 2000 नामक बमों से आंतरिक आतंकी ढांचे तबाह किए। यह भी बताया जा रहा है कि इन विमानों से दागे गए ज्यादातर बम प्रेसिजन गाइडेड आर्टिलरी एम्यूनेशन यानी सटीकता के साथ तय किए गए निशाने को भेदने की क्षमता से लैस थे। और यह कार्रवाई इतनी सटीक और घातक थी कि इसमें नियंत्रण रेखा पर पार किए बिना ही ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी मार दिए गए और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल के मुख्यालय ढा दिए गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के दुस्साहस का भी इसी तरह माकूल जवाब दिया गया। और माना जा रहा है कि आप देखते हैं कि आने वाले समय में लेजर हथियारों से दुश्मनों के हथियारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है और इससे में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में हाल ही में भारत द्वारा एक उपलब्धि हासिल की गई। अमेरिका, रूस, चीन के पास पहले से यह तकनीक है। असल में भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी। ऐसे पहले स्वदेशी हाई एनर्जी लेजर हथियारों का सफल परीक्षण किया है और इसमें आप देखते हैं इसमें आप देखेंगे और जिसकी मदद से 5 किलोमीटर के हवाई दायरे में मौजूद ड्रोन आदि पता लगाकर नष्ट किया जा सकता है। DRDO सूर्या नामक इस लेजर हथियार की क्षमता बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 20 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में मौजूद ड्रोन या फिर अन्य हथियारों को ताकतवर लेजर किरण फेंककर पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है या फिर उन्हें दिशाहीन किया जा सकता है। यह लेजर हथियार लड़ाकू विमानों के अलावा युद्धपोतों व अंतरिक्ष में तैनात सैन्य उपग्रहों में भी लगाया जा सकता है। बचाव के सटीक उपाय। किसी युद्ध में आक्रमण एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू बचाव का भी है। जो दुश्मन पर कार्रवाई जितनी जरूरी है वह जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर राजस्थान सीमा पार कर आई पाकिस्तानी मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमान भारत की अत्याधुनिक बचाव प्रणाली की सक्रियता और आप देखते हैं कि के कारण नाकाम हो गए हैं। इनमें सबसे अहम भूमिका 2018 में रूस से खरीदे गए लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर S-400 सिस्टम की रही है, जो लंबी दूरी यानी कि 500 किलोमीटर तक की दूरी से आ रहे ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता से लैस है। यह इंटरसेप्टर प्रणाली इतनी त्वरित और सटीक है कि कुछ ही सेकंड में एक साथ कई ड्रोन या मिसाइलों का पता लगाकर उन्हें हवा में ही नष्ट कर डालती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रणाली का इस्तेमाल हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों को ही रास्ते में रोकने और नष्ट करने में होता है। कम क्षमता वाले ड्रोन और छोटी दूरी की मिसाइलों को रास्ते में ही ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करती है। ऐसी ही एक प्रणाली मध्यम दूरी के इंटरसेप्टर वाली है, जिसके तहत 70 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन के ड्रोन को नष्ट किया जाता है। एक अन्य प्रमुख प्रणाली स्वदेशी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर आकाश है। यह इतनी अधिक प्रभावी है कि इससे 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में एक साथ 4 लक्ष्यों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने जिन ड्रोनों मिसाइलों को भारतीय सीमा में भेजा, आकाश इंटरसेप्टर ने प्रायः उन सभी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर नामक मिसाइल सिस्टम भी है, जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन्स या फिर मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा आप देखिए रूस से हासिल क्लोज रेंज इंटरसेप्टर
ईगला एस नामक सिस्टम बहुत नज़दीक आ गया। आगे लड़ाकू विमानों, ड्रोन या मिसाइलों को 5-6 किलोमीटर रेंज में नष्ट करने की क्षमता रखता है। और बचाव की इन आधुनिक तकनीकों में हालांकि विश्व स्तर पर अमेरिका की थाड़, इजराइल की आयरन डोम, रूस की S-500, चीन की HQ-9 एवं HQ-22 प्रणालियों को नाम भी लिया जाता है। इनमें से चीनी प्रतिरक्षा प्रणाली की नाकामी दुनिया ने हाल में तब देखी जब इसका उपभोक्ता देश पाकिस्तान इन प्रणालियों के बल पर भारतीय लड़ाकू विमानों और ड्रोनों और मिसाइलों की रोकथाम करने में असफल हो गया है। युद्ध में सैटेलाइट की बढ़ने वाली भूमिका। सैन्य विशेषज्ञ लंबे अरसे से चेतावनी देते रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी की तेज तरक्की के बलबूते कई देश इस हैसियत में आ चुके हैं कि वे अंतरिक्ष को जंग का अगला मैदान बना सकते हैं। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत के पास भी सैटेलाइट से हमला करने की तकनीक क्षमता है। एयरबॉर्न लेजर प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले अमेरिका में सोचा गया था। 2008 में एक रिपोर्ट में कहा गया था इससे न सिर्फ अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है बल्कि वह दूसरे देशों को अंतरिक्ष में बढ़ने से रोक भी सकता है। यह योजना उस मिसाइल प्रतिरक्षण प्रणाली का हिस्सा बताई गई जिसमें दुनिया भर में किसी भी स्थान पर मिसाइल दाग सकने और अपनी और आ रही मिसाइलों को मार्ग में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित करने को कहा गया। इस बारे में यहाँ तक कहा गया है कि अंतरिक्ष में एटम बम रखे जा सकते हैं। वहाँ ऐसे उपकरण तैनात हो सकते हैं जो लेजर किरणों फेंककर सब कुछ तबाह कर सकते हैं। आविष्कृत और खतरनाक किरणें, रॉकेट अथवा गोलियों की तीव्र बौछार करने वाले हथियारों और मिसाइलों के अलावा और भी अनेक तरह के हथियार हैं जो आप देखेंगे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी अथवा अंतरिक्ष में ही कहर बरपा सकते हैं। स्पेस वक्स एक तरह के कीटाणु होंगे जो धरती पर उतरकर कोई खतरनाक बीमारी पैदा कर सकते हैं। स्पेस हैकर्स के जरिए अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों से लेकर पृथ्वी पर स्थित संचार विद्युत प्रणालियों को ठप किया जा सकता है। कहने को तो सैद्धांतिक तौर पर अमेरिका, रूस, चीन भी अंतरिक्ष के रास्ते कोई जंग नहीं छेड़ सकते क्योंकि इन देशों ने 1967 में उस बाह्य अंतरिक्ष संधि पर दस्तखत कर रखा जिसके मुताबिक वे पृथ्वी की कक्षा में या उसके बाहर के अंतरिक्ष में हथियारों से लैस कोई भी यान या रॉकेट नहीं भेज सकते। लेकिन आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी देश अंतरिक्ष से पृथ्वी पर अपने विनाशक हथियारों का प्रयोग कर बैठे। 2008 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में से बेकाबू होकर गिर रहे अपने जासूसी उपग्रह को एक इंटरसेप्टर मिसाइल से मार गिराया था तो दुनिया में बड़ी सनसनी मची थी। तब अमेरिका ने बहाना बनाया कि धरती की तरफ बढ़ते उस कचरा बन गए उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना इकलौता उपाय था। तब रूस ने कहा था कि उपग्रह को अंतरिक्ष में नष्ट करना तो सिर्फ बहाना है। असल में अमेरिका अपने अंतरिक्ष हथियारों का परीक्षण करना चाहता है। रूस, अमेरिका अक्सर ही ऐसे दावे करते रहे। जैसे नवंबर 2019 में स्पेस में स्थापित किए गए रूस के जासूसी उपग्रह कॉस्मॉस 2542 पर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इस रूसी जासूसी उपग्रह के से मध्य जुलाई 2022 तक में मिसाइल जैसी कोई चीज़ निकली तो जो एक रूसी उपग्रह के पास से होकर गुजर गई। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इस तरह रूस अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहा है। इस पर रूस ने सफाई दी थी कि यह चीज़ एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं बल्कि उपग्रह कॉस्मॉस 2542 के अंदर से निकला एक अन्य छोटा सैटेलाइट था। इधर इस शंका ने एक बार फिर तब जोर पकड़ा जब एक अमेरिकी दावे में रूस द्वारा अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जाने वाले नए विध्वंसक हथियार की बात कही गई। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि भले ही रूस ने अभी यह हथियार अंतरिक्ष में तैनात नहीं किया लेकिन परमाणु शक्ति से लैस इस हथियार को सैटेलाइटों पर हमला करने के काम में लाया जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। पंजाब का संकट समझने का समय जो आप देखें पंजाब में पानी का जो चल रहा है उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये पंजाब हरियाणा के बीच पानी के विवाद ने पंजाब को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया है। भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने नंगल बांध से पानी छोड़ने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए वह अपने अधिकारियों, पुलिस बलों के साथ बांध पर बैठे धरना दे रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, पंजाब और चंडीगढ़ में पानी के बंटवारे की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, पंजाब ये चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा में दोनों की राजधानी चंडीगढ़ देखने को मिलेगी और इसके लिए वह अपने अधिकारियों पुलिस बलों के साथ कहां बैठ गए? बांध पर धरना दे रहे हैं। यह स्थिति अभूतपूर्व है। इस विवाद का सबसे दुखद पहलू यह है कि पंजाब के साथ न्याय नहीं हो रहा है।
और यह तब हो रहा है जब पंजाब ने अपने हिस्से के पानी का स्वयं से उपयोग किया और मालवा की कपास पट्टी के किसानों के लिए पानी बचा कर रखा। हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का नुकसान पंजाब के अलावा आप देखते हैं कि ये आप देखते हैं कि हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का नुकसान पंजाब के मालवा क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा, और जबकि पहले से उसे 4500 क्यूसेक पानी प्रतिदिन मिल रहा है। और आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब भारत का अन्न कटोरा ही नहीं बल्कि मजबूत भुजा भी है। हाल में भारत पाकिस्तान में टकराव के समय पंजाब जिस प्रकार से डटकर खड़ा नजर आया उसे यह देखा भी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोनों पहलुओं की अवहेलना की जा रही है। पानी किसी भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सतलुज, रावी और ब्यास नदियां भारत की सीमाएं जो पंजाब से होकर बहती हैं गुजरती है, लेकिन इनका अधिकांश पानी राजस्थान और हरियाणा को दे दिया जाता है, जिससे पंजाब का 2/3 हिस्सा रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रदेश को अनाज देने का सबसे ज्यादा दबाव है, उसी प्रदेश से गुजरने वाली नदियों का अधिकांश पानी उन राज्यों को दिया जाता है जो नदियों की जलधारा का हिस्सा नहीं है। और गत दिनों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी हर दिन देने का आदेश दिया, जिसका 60% खर्च अकेले पंजाब उठाता है। हालांकि केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में बैठक हुई, पर हरियाणा अपनी पानी की मांग को जस्टिफाई नहीं कर पाया। बीबीएमबी का काम राज्यों को उनके पहले से तय कोटे के अनुसार पानी का कोटा जारी करने और उसे रेगुलेट करने का है। यह कोटा मानसून और सर्दियों में जमी बर्फ से पानी का आकलन करके भाखड़ा और ब्यास में डैम में पानी की स्थिति को देखकर हर साल 21 मई को तय किया जाता है। हर राज्य इसकी कोटे के अनुसार अपनी मासिक जरूरत के हिसाब से पानी को रिलीज करवाता है, जिसके लिए हर महीने के अंत में एक बैठक होती है। इस साल हरियाणा ने अपने कोटे का 4000 क्यूसेक पानी मार्च तक खर्च कर चुका है। अब बढ़ती गर्मी के कारण बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वह पंजाब से अधिक पानी की मांग कर रहा है। इसके लिए बीते 23 अप्रैल की बैठक में उसने 8500 क्यूसेक पानी की मांग रखी, जिसका पंजाब ने विरोध किया था। इस मामले में पंजाब की ओर से भी कुछ गलतियां हुई। दरअसल पंजाब अपने हिस्से के पानी को पिछले कई वर्षों से उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके लिए दूसरे राज्य इस अनुपयोग हुए कोटे पर नजर रखते हैं। पानी को ना उपयोग करने का सबसे बड़ा कारण राज्य में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली है, और जिससे चलते किसान नहरी पानी के बजाय भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहरी पानी को खेत तक ले जाने वाले खाल सब खत्म हो गए हैं, और हालांकि पिछले 3 वर्षों से इन खालों को फिर से बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाइपों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, और जिसके चलते अब नहरी पानी का उपयोग बढ़ा है। इस बार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इस मामले को अदालत में ले गया, जहां हरियाणा के पक्ष में फैसला हुआ। वास्तव में बीबीएमबी का न्यायालय में जाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसका पंजाब सरकार को अपने सभी कानूनी संसाधनों का उपयोग करके प्रतिवाद करना चाहिए था, और लेकिन पंजाब सरकार अदालत में यह दलील देने में नाकाम रही कि बीबीएमबी केवल पानी छोड़ने और विनियमित करने वाली अथॉरिटी है। उसे पानी का बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे हक से ज़्यादा पानी छोड़ने के बाद में खुद फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप का सवाल है, तो केंद्रीय गृह सचिव को भी नदियों के पानी के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ना ही बीबीएमबी या किसी संबंधित राज्य को पानी छोड़ने के बारे में कोई निर्देश देने का अधिकार है। पंजाब के लिए यह समय है कि वह अपने जल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी राजनीतिक स्तर पर मजबूत कदम उठाए। आप लोग क्या सोचते हैं? पानी के बंटवारे को लेकर भी चलता है रोम रोम में देशभक्ति। ये हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। देखिए, आप देखेंगे कि और भारतीय सेना में भागीदारी के मामले में हरियाणा 6.5% की हिस्सेदारी रखता है। समझ रहे हैं? तो उसी की बातें हो रही हैं। देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। बड़ा जुनून है हरियाणा में इसको लेकर। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।